हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित। प्रश्न क्या है? निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। और हमारा द्विघात जो समीकरण है क्या है? 3x का वर्ग ऋण 4 वर्गमूल 3x धन 4 बराबर 0। ये क्या है? आपका द्विघात समीकरण है। इस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो उन्हें भी ज्ञात करेंगे, मतलब मूल भी ज्ञात करेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा तब। तो अभी मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, उसको जान लेते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, ये होता है आपका सूत्र। क्या ज्ञात करने के लिए? द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अब अगर d का मान शून्य हो या कोई भी धनात्मक संख्या आता है, जैसे धन 18 आ गया या कुछ भी धनात्मक संख्या हो सकता है ना। d का मान क्या आ गया? धनात्मक संख्या या शून्य आ गया, तब क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा, तब हम मूल भी ज्ञात करेंगे, अर्थात उन्हें भी ज्ञात करेंगे, मूलों को भी। और अगर d का मान d बराबर शून्य नहीं आता है, ऋणात्मक कोई भी मान आता है, जैसे ऋण 18 या फिर ऋण 31 या कोई भी ऋणात्मक संख्या आ रहा है, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तब क्या लिखना होगा? अतः मूलों का अस्तित्व नहीं है। और अगर d का मान धनात्मक और शून्य आता है तो क्या लिखना होगा? अतः मूलों का अस्तित्व है, हम मूल भी फिर ज्ञात करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों, जो ये द्विघात समीकरण है उसका व्यापक रूप होता है, उससे हम तुलना करेंगे इस द्विघात समीकरण का। तो यहाँ पे लिखेंगे व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर, या तुलना, ठीक है, करने पर, ऐसे लिख लेना है हमें। ठीक है। व्यापक समीकरण से क्या करने पर? तुलना करने पर। अब व्यापक समीकरण से जब हम तुलना करेंगे तो हमारा a का मान होगा, वो क्या होगा? a बराबर 3 होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो a x का वर्ग है तो यहाँ पे 3x का वर्ग है, इसलिए a बराबर क्या कहलाएगा? 3 कहलाएगा। उसके बाद bx दिया है तो यहाँ पे ऋण 4 वर्गमूल 3x है, इसलिए b का मान होगा, b बराबर क्या होगा? ऋण 4 वर्गमूल 3। इसके बाद c का मान क्या कहलाएगा? 4, तो यहाँ पे c बराबर 4। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छा से समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं पहले ही आपको बताया था एक सूत्र जो हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए है। तो d बराबर b का वर्ग ऋण 4ac, ये सूत्र है। इस सूत्र में मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? d बराबर b का वर्ग कह रहा है, तो b बराबर क्या दिया है? ऋण 4 वर्गमूल 3। तो इस b के स्थान में क्या हो जाएगा? ऋण 4 वर्गमूल 3, b का वर्ग है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए ऋण 4 दिया है तो ऋण 4, a दिया है मतलब गुणित, a का मान क्या है? 3 है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर c दिया है तो गुणित c का मान क्या है? बराबर 4 है तो यहाँ पे 4। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप समझ गए हैं। मान भी रख दिए। अब बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग कह रहा है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ऋण 4 वर्गमूल 3 गुणित ऋण 4 वर्गमूल 3। क्यों लिखे हैं? क्योंकि इस वर्ग को हटा के हम ऋण 4 वर्गमूल 3 को ऋण 4 वर्गमूल 3 से ही गुणा के रूप में लिख दिए। अगर जब कभी भी हो वर्ग होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर उदाहरण के लिए रफ करके समझा दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 2 का वर्ग दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर किसका वर्ग दे दिया? 8 का वर्ग दे दिया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 गुणित 8 लिख सकते हैं। इतना तो आप जानते ही होंगे ये क्या है, आपका रफकार है। उसी प्रकार यहाँ पे ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग दिया है तो हम इसको कैसे लिख लिए हैं? ऋण 4 वर्गमूल 3 गुणित ऋण 4 वर्गमूल 3। ठीक है। उसके बाद ऋण 4 गुणित 3 है तो ऋण 4 गुणित 3 करोगे तो कितना आएगा? ऋण 3 चौके 12, है ना। 4 गुणा किसके साथ हो गया? 3 के साथ, तो ऋण 12 आ गया। फिर गुणित 4 है तो गुणित 4। ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या होगा? बराबर है तो बराबर लिख लीजिए। ऋण 4 का गुणा पहले ऋण 4 के साथ होगा तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन, और 4 का गुणा 4 के साथ होगा तो 4 चौको 16 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये गुणा के रूप में है 3 भी, है ना, तो वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 होगा तो क्या होगा? इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कोष्टक के अंदर वर्गमूल 3 का वर्ग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि वर्गमूल 3 जो है कितने हैं? 2 है, इसलिए इसको एक वर्गमूल लिख के, वर्गमूल 3 लिख के इसका वर्ग लगा दिए। ठीक है। उसके बाद ऋण 12 गुणित 4 है तो इसको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ऋण 12 चौके 48 आ गया। समझ गए हैं आप ना? वर्गमूल 3, इसको हम क्या कर दिए? एक वर्गमूल 3 बस लिखे और इसका वर्ग कर दिए, क्योंकि वर्गमूल 3 2 है इसलिए इसका वर्ग बना दिए। समझ गए? अब बराबर
16 और ये वर्ग से वर्गमूल को काट देते हैं, बचा क्या कोष्टक के अंदर 3 बस बच गया है ना। ऋण 48 है तो 48 बराबर 16 और कोष्टक के अंदर है मतलब यहाँ इंटू है, गुणा का चिन्ह है, तो 16 तिया कितना होता है 48, तो यहाँ भी कितने आ जाएगा 48 आ जाएगा। और ऋण 48, 48 में 48 को घटा दोगे, ये किसका मान है ज्ञात कर रहे हैं हम, डी का मान, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बराबर 0 आ गया। क्या आ गया, डी बराबर 0। और मैं पहले ही बताया था अगर डी का मान 0 आए और धनात्मक संख्या आएंगे तो क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व है तो हम क्या करेंगे, मूल भी ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो सूत्र लिख लेते हैं। अब हम मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मूलों का अस्तित्व है इसलिए मूल भी ज्ञात करेंगे। और मूलों का अस्तित्व क्यों है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि डी का मान 0 आया है। जब डी का मान 0 आता है और धनात्मक आता है तब मूलों का अस्तित्व होता है। अगर डी का मान ऋण आता है या ऋणात्मक संख्या आता है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होता, यहीं से सवाल खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल भी ज्ञात करेंगे। तो मूल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो सूत्र है x फिर बराबर ऋण b धन ऋण वर्गमूल b का वर्ग ऋण 4ac बटे 2a। ये होता है सूत्र क्या ज्ञात करने के लिए, मूल ज्ञात करने के लिए। अभी तक हम क्या ज्ञात किए थे, मूलों की प्रकृति, है ना, मूलों की प्रकृति ज्ञात किए थे। अब हम ज्ञात कर रहे हैं मूल, क्योंकि मूलों का अस्तित्व है मतलब मूल है इसलिए हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। मूलों का अस्तित्व नहीं होता अर्थात मूल नहीं होता तो हम मूल कहाँ से ज्ञात करते, लेकिन मूलों का अस्तित्व है इसलिए हम मूल ज्ञात कर सकते हैं अर्थात मूल है। तो इस सूत्र में जब मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर ऋण b कह रहा है ना, तो b का मान क्या आया था, देखिए ये ऋण है तो ये ऋण रख देते हैं और b का मान जो था वो ऋण 4 और वर्गमूल 3 था, है ना, इसलिए इस b के स्थान पे ऋण 4 वर्गमूल 3 कोष्टक बंद। धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल है तो वर्गमूल, b का वर्ग कह रहा है तो b का मान क्या है ऋण 4 वर्गमूल 3, है ना, आया था यही, ठीक है। इसके बाद कोष्टक बंद है तो कोष्टक बंद कर देते हैं ना, मतलब कोष्टक बंद कर देते हैं, है नहीं कोष्टक बंद कर देते हैं। किसके मान है, ये b का मान है। यहाँ पे b का वर्ग है तो इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। इसके बाद ऋण 4 कह रहा है तो ऋण 4a तो गुणित a का मान कितना दिया था 3, तो a के स्थान में कितना हो जाएगा 3, है ना, पहले ही हम ज्ञात कर लिए हैं b c का मान। और उसके बाद यहाँ पे c है तो गुणित c का मान कितना है 4 है ना। अगर आपको नहीं है पता तो एक बार मैं आपको कन्फर्म दिखा दे रहा हूँ, a b और c तीनों का मान देख लीजिए। यहाँ पे ये देखिए a बराबर 3, b बराबर ऋण 4 वर्गमूल 3 और c बराबर 4 है। तो ये था a b c का मान, यहीं से हम रखे हैं इस सूत्र में, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है बटे, तो इसको हम बटे 2 कह रहा है तो यहाँ पे 2 a का मान कितना है 3 है तो a के स्थान में क्या हो जाएगा 3 गुणित 3, है ना। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। इसके बाद यहाँ से आगे देखिए हम x को बाद में लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ से बराबर ये ऋण है तो ऋण, एक मिनट, ये कोष्टक को हटाएंगे तो क्या करेंगे, ये ऋण और ये ऋण का गुणा हो जाएगा तो धन हो जाएगा, है ना, तो क्या आ जाएगा धन 4 वर्गमूल 3 आ जाएगा, सीधी सी बात है ना, समझ गए। इस ऋण का गुणा इस ऋण के साथ हो गया तो धन 4 वर्गमूल 3 आ गया। इसके बाद धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा लीजिए। यहाँ पे देखिए ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ऋण 4 वर्गमूल 3 गुणित ऋण 4 वर्गमूल 3। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले ही समझा दिया था, किसी का अगर वर्ग होता है किसी भी संख्या का तो उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं। एक बार फिर से समझिए, जैसे यहाँ पे अगर 8 का वर्ग है तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे 8 गुणित 8, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग है तो ऋण 4 वर्गमूल 3 का वर्ग गुणित ऋण 4 वर्गमूल 3 लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे ऋण 4 गुणित 3 है तो कितना हो जाएगा ऋण 3 चौके 12 गुणित 4 है तो गुणित 4 बटे है तो बटे क्या है बटे में 2 गुणित 3 है तो कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6, ठीक है। अब आगे हल करेंगे तो देखिए बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे 4 वर्गमूल 3 है, फिर धन ऋण है तो धन ऋण, वर्गमूल है तो वर्गमूल लिख लेते हैं। ऋण 4 का गुणा ऋण 4 के साथ होगा, सबसे पहले तो ऋण ऋण का हो जाएगा धन और 4 चौक को 16, फिर वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ होगा तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे
कोष्टक के अंदर वर्गमूल 3 का वर्ग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल 3 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, वर्गमूल 3 का वर्ग। इसके बाद ऋण 12 गुणित 4 है तो 12 सौ के 48, तो ऋण 48 बटे कितना दिया है, 6 दिया है, तो बटे 6। फिर यहाँ पे बराबर क्या दिया है, 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल 16। अब ये वर्ग से ये वर्गमूल को काट देंगे, कोष्टक के अंदर बच गया क्या, 3 ऋण 48 बटे 6 है तो बटे 6। इसके बाद यहाँ से आगे क्या होगा, 4 वर्गमूल 3 धन ऋण है तो धन ऋण, फिर इसके बाद वर्गमूल दिया है तो वर्गमूल, देखिए 16 है, इसके बाद कोष्टक के अंदर 3 है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे इंटू है, गुणा का चिन्ह है, तो 16 गुणा हम किसके साथ करेंगे, 3 के साथ, तो 16 तिया 48, तो यहाँ पे आ गया 48 ऋण 48, फिर बटे में क्या हो जाएगा, 6 है तो 6, ठीक है। वहाँ से पेज खत्म हो गया था इसलिए दूसरा पेज ले लिया है और यहाँ पे वही चीज़ लिख लिए हैं। क्या आया था, ये एक्स ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल 48 ऋण 48 बटे 6, यही चीज़ आया था, है ना। दूसरा पेज में लिख लिया हूँ मैं, दूसरा पेज ले लिया हूँ। अब यहाँ से इसके बराबर क्या होगा, देखिए बराबर 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल क्या हो जाएगा, 48 में 48 घटा दोगे तो 0 आएगा, है ना। इन सब का बटे कितना है, 6 है तो 6। अब यहाँ से क्या होगा, बराबर 4 वर्गमूल 3 धन ऋण वर्गमूल 0 है, तो इसको अगर हम 0 को जोड़ेंगे भी घटाएंगे भी अगर 4 वर्गमूल 3 के साथ तो 4 वर्गमूल 3 ही आएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं, बटे क्या है 6 है तो 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 2 से कट रहे हैं, कौन कौन, 4 और 6, 2 का पहाड़ा हम कितने बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 एकम 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, इसलिए इसको काट देते हैं। 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़े, 3 बार, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, 2 तिहाई 6, और 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ोगे तो 4 आएगा 2 बार, तो इस 4 को काट के यहाँ पे लिख दीजिए 2, 2 दूना 4, तो इस तरह से बराबर यहाँ पे क्या बच गया, 2 वर्गमूल 3 और बटे ये वाला 3। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 वर्गमूल 3 बटे, देखिए वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है। कैसे आता है, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग कर देते हैं और ये वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो फिर बराबर क्या बचता है, 3 बचता है। इसलिए हम 3 को जो है इस तरह से लिख सकते हैं, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, किसको, ये 3 को, क्योंकि इसके बराबर क्या हो सकता है, वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3, तो इसलिए यहाँ पे हम इस 3 को वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, इस वर्गमूल 3 से इस वर्गमूल 3 को काट दिए तो बराबर क्या बच रहा है, 2 बटे वर्गमूल 3, ये आ गया आपका किसका मान, x का मान, ये आ गया x बराबर, यही होगा क्या आपका आंसर। और d का मान क्या आया था, d बराबर क्या आया था, पहले ही ज्ञात कर चुके हैं 0, तो ये क्या है, d का मान है। तो जब d का मान अगर 0 आता है तो x के 2 मान आते हैं, यानी कि 2 मूल जो होंगे समान होंगे, एक जैसे ही होंगे, तो x बराबर क्या होगा, 2 बटे वर्गमूल 3, ये पहला मूल हो गया, और दूसरा मूल भी 2 बटे वर्गमूल 3। तो इस तरह से ये हैं आपके मूल। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को यह सवाल अच्छा समझ में आया है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि सवाल आप लोगों को कैसे समझ में आया है या नहीं आया है, और कमेंट्स कीजिए दूसरे सवाल के लिए जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है, ताकि उसका भी वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।